उत्कृष्ट भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है एक नए विषय के विश्लेषण के लिए। आज 16 अगस्त 2025 तड़के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ी दुर्घटना घटी। ब्लास्ट फर्नेस में वेस्ट कैचर के फटने से चारों ओर आग लग गई और एक बड़ी आग जनी की घटना घटित हुई। ये सौभाग्य है कि किसी प्रकार की जनहानि उसमें नहीं हुई है, लेकिन बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़े औद्योगिक सेक्टर्स में, बड़े उद्योगों में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होते रहती हैं और हम देखते रहते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या नियम होते हैं, किस प्रकार के उसमें प्रावधान किए गए हैं, शासन की उसमें भूमिका क्या होती है, स्थानीय शासन जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है, प्रदेश शासन की भूमिका क्या होती है, उस संयंत्र के प्रबंधन की भूमिका क्या होती है और इनकी निगरानी करने वाली एजेंसी कौन सी होती है और वो कैसे काम करती है, इन सभी की चीज़ों की जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कौशल किशोर द्विवेदी जी। श्री द्विवेदी मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के संचालक पद पर रहे हैं और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। विस्तृत से जानकारी हम इनसे लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उद्योगों में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं और इनसे होने वाली बड़ी जनहानियां ये हमारे देश में बहुत आम हो चुकी हैं। आपको जैसा कि याद होगा 1984 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में। यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में एक बड़ी घटना हुई जहां गैस का रिसाव हुआ और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी घटनाएं और छोटी मोटी घटनाएं जिसमें 150 जनहानि होती है, ये हमारे देश में, हमारे शहरों में होती रहती हैं। इन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आरसीएन में, आदरणीय द्विवेदी जी। नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में, बड़े उद्योगों में जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, उनका मूल कारण क्या होता है? देखिए, जो कारखाने होते हैं उनमें, कारखानों में जो दुर्घटना घटित होती है, तो मैंने देखा कि एक लंबी अवधि तक जब मैं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा में काम किया तो मैंने महसूस किया कि दुर्घटना होने के दो ही कारण होते हैं। या तो असुरक्षित कार्य विधि होती है या असुरक्षित परिस्थितियाँ होती हैं। और इन दोनों को अगर दूर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से कारखानों में दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। जहाँ तक आपने इन कारखानों में कौन से कानून हैं, क्या नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा जो चर्चा का बिंदु आपने रखा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में फैक्ट्री एक्ट 1948 प्रभावशील है। ये केंद्र सरकार का अधिनियम है जिसको राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में क्रियान्वित करती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान लागू होते हैं। जो कारखाना अधिनियम 1948 है, ये कारखानों के लिए एक बड़ा वृहत कंप्रेहेंसिव एक्ट है। इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उनके स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा के संबंधित प्रावधान हैं। यदि इन प्रावधानों का समुचित रूप से कारखानों में क्रियान्वयन हो जाए तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। मैं एक जानकारी विशेष रूप से आपसे जानना चाहूँगा कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मानवीय चूक, मतलब काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो कामगार होते हैं, उसकी चूक, और जो दूसरा होता है मशीनी चूक, इसमें किसका प्रतिशत रहता है? मानवीय चूक की वजह से ज़्यादा होती है कि मशीनों की व्यवस्थाओं की वजह से ज़्यादा होती है ऐसी दुर्घटनाएं? देखिए, जब कोई कारखाना स्थापित होता है तो निश्चित रूप से कारखाने के कार्यस्थल जो होते हैं उनको इस तरह से बनाना, ऐसी समुचित व्यवस्था करना कि जब श्रमिक वहाँ कार्य करे तो वो दुर्घटनाओं से बचे, इसका दायित्व पूरी तरह से कारखाना प्रबंधन पर होता है। होता यह है कि देखिए, आप कारखाना की श्रेणियां अलग अलग टाइप की होती हैं। स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है और केमिकल इंडस्ट्रीज है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में आपके ये जो रोलिंग मशीन्स हैं, रोलिंग मिल्स हैं, इंडक्शन फर्नेसेस हैं, कई तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं। और निश्चित रूप से इन विभिन्न श्रेणियों के कारखाने जो होते हैं तो उनमें किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, इससे संबंधित ही प्रावधान कारखाना अधिनियम में है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि यदि परिस्थिति सुरक्षित हो, अर्थात जो कारखाना प्रबंधन की ओर से वहाँ परिस्थितियाँ निर्मित करना है, उदाहरण के लिए जो वहाँ पर वो मशीन स्थापित होती हैं उनमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक आपको समझाना चाहूँगा कि आप एक छोटी साइकिल होती है, सामान्य रूप से लोग यूज करते हैं, तो उसकी भी चैन होती है, तो आप देखते हैं उसके ऊपर कवर होता है
और कारखानों में तो विभिन्न तरह कितनी संख्या में मशीनें होती हैं, उनके जो ट्रांसमिशन मशीनरी होती है, डिफेंस पार्ट होते हैं, उनमें फेंसिंग करना। फिर क्या होता है कि जो ऐसी मशीनें होती हैं, उन मशीनों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी उन पर पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, जो अप्रोच रोड्स होते हैं, वो भी किस तरह सुरक्षित हों। फिर अगर ऊंचाई पर श्रमिक काम कर रहा है तो ऊंचाई पर काम करने के वाले श्रमिक को क्या उसको सुरक्षित उपकरण उपलब्ध कराना है जिससे वो सुरक्षित रह काम कर सके। फिर कारखाने में काम करने वाले श्रमिक को कारखाने में होने वाले विनिर्माण प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता होती है और इसका भी दायित्व कारखाना प्रबंधन पर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि परिस्थिति के कारण दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और जो श्रमिक जो चूकता है या जो गलती करता है तो वो गलती करने का कारण भी वो परिस्थिति को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर उसको सही समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए और समुचित और अच्छे ढंग के उसको सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, उसका कार्य का सुपरविजन किया जाए, तो वो श्रमिक जो गलती करता है वो भी गलती करने से बच सकता है। तो और ये पूरी तरह से प्रबंधन की जवाबदारी मैं समझता हूँ कि प्रबंधन अगर जागरूक हो जाए, अपने कारखाने में ऐसी व्यवस्थाएं करे तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। मैं एक विषय और जानना चाहूँगा, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जब नियुक्ति होती है तो प्रशिक्षित कर्मचारियों को लिया जाता है या उस विभाग उस विषय के संबंधित जानकार शिक्षित लोगों को लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम बताना चाहेंगे कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट है या और किसी तरह के प्लांट है, उसमें ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भर्ती होती है। तो क्या इन कोर्सेस में इनकी जो जैसे मेटलर्जी है तो मेटलर्जी में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बताई जा रही है, मैकेनिकल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, लेकिन क्या इन सभी पाठ्यक्रमों में औद्योगिक सुरक्षा को भी स्थान दिया गया है? क्या इसका भी प्रशिक्षण या इनका शिक्षण इनको दिया जाता है? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। वास्तविक रूप से कारखानों में आज अधिकांश काम ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त श्रमिकों के द्वारा लिया जा रहा है और बहुत अधिक संख्या में। जैसे उदाहरण के लिए भिलाई स्टील प्लांट की आप बात करें तो 70% जो काम है आज वर्क प्लेस में वो ठेकेदार के श्रमिकों के माध्यम से किया जा रहा है, और जबकि ऐसे कामों में निश्चित रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूं कि कारखानों में काम करने वाला श्रमिक निश्चित रूप से ITI प्रशिक्षित होना ही चाहिए। यदि ITI प्रशिक्षित है तो उसका निश्चित रूप से जब उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण को समुचित ढंग से आत्मसात कर पाएगा। और ठेके से जो श्रमिक नियुक्त होते हैं, एक तो मैंने देखा कि जो ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक नियुक्त होते हैं उसमें बहुत तेजी से बदलाव होता है। वो जो श्रमिक है निरंतरता जो कारखाने में काम करने होती है कम होती है। दूसरी ओर बात ये होता है कि जो श्रमिक काम करते हैं ठेकेदार के माध्यम से, आवश्यक नहीं वो पढ़ा लिखा हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, उसकी आर्ता कोई निश्चित ही नहीं होती, कोई आर्ता निश्चित नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को ठेका श्रमिक के रूप में ठेकेदार अपने पास रख लेता है और उसके काम कराना शुरू कर देता है। तो क्या ये उस संयंत्र प्रबंधन की जिम्मेदारी, उनका दायित्व तो नहीं होता? देखिए, एक तो आज के वैश्विक युग में प्रतिस्पर्धा के चलते सारे के सारे उद्योग कॉस्ट कटिंग के चलते अपने स्थायी श्रमिक रखना बंद कर चुके हैं और ठेकेदारों द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो इन ठेका श्रमिकों की शैक्षणिक अर्हताओं को देखना या समझना या उसका निरीक्षण करना या उस पर निगरानी रखना, ये उस प्रबंधन की संयंत्र प्रबंधन की उसका जिम्मेदारी नहीं होती? ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वास्तविक रूप से ये है कि चूंकि कारखाना प्रबंधन को श्रमिक की आवश्यकता है और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से श्रमिकों का नियोजन करता है। अब जो श्रमिक नियुक्त होगा तो प्रबंधन का दायित्व है कि ठेकेदार के माध्यम से जिन श्रमिकों को कारखाने में नियुक्त किया जा रहा है तो उनको किसी भी विभाग में काम में भेजने से पूर्व एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाए, और जब वो श्रमिक उस प्रशिक्षण पा करके उस विभाग में उस कार्य को करने के लिए पूर्ण तरह सक्षम हो जाए और उसके पश्चात उसको कार्य में नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी प्रबंधन का दायित्व है कि ऐसे श्रमिकों का सुपरविजन निरंतर होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक जब काम करता है और जो उसको प्रशिक्षण दिया गया है तो जब वो काम करने वास्तविक रूप से जाता है तो ये भी देखना कि क्या वहाँ जाकर कुछ गलती तो नहीं कर रहा है या जिसके अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है उसके अनुसार सही प्रशिक्षित है या नहीं, या उसको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये जानना
सुपरविजन के माध्यम से हो सकता है। ये तो खैर नैतिकता की बात हो गई कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कि नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जो श्रमिक जिस काम को कर रहा है उसके लिए उसके पास पर्याप्त शैक्षणिक अर्हता है कि नहीं? अगर ठेका श्रमिक काम कर रहा है तो प्रबंधन के लिए ऐसा कोई ठोस बंधनकारी नियम है कि इस प्रकार के कामों के लिए इतना प्रशिक्षित या इतना शिक्षित व्यक्ति रोजगार पे आ सके या ठेकेदार ऐसे ही लोगों को नियुक्त कर सके? ऐसा कोई नियम है? वर्तमान में ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन कारखाना अधिनियम के तहत चूंकि कारखाना प्रबंधन की ये जवाबदारी है कि कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा करने का दायित्व कारखाना प्रबंधन पर निहित है, और वो चूंकि दायित्व उस पर निहित है तो उसका सहारा लेकर, उसको आधार लेकर के निश्चित रूप से अपनी पॉलिसी बना सकता है, सुरक्षा पॉलिसी बना सकता है कारखाने के लिए कि ठेकेदार के माध्यम से जो श्रमिक कारखाने में काम करने के नियुक्त किए जाएंगे उसमें कम से कम इस अर्हता के लिए नियुक्त हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता ये हो। तो ऐसी पॉलिसी बना करके कारखाना प्रबंधन कभी भी ऐसे श्रमिकों को अपने कारखाने में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, ये तो बात हो गई कि कोई भी संयंत्र प्रबंधन ऐसा कर सकता है या उसको ऐसा करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया, आज की स्थिति में आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस विषय में कोई ठोस नियम बनाए कि कोई भी ठेकेदार किसी भी संयंत्र में किसी संवेदनशील जगह में यदि वो काम करता है तो उसको वो काम करने के लिए जो मजदूर प्रबंधन को उपलब्ध कराता है वो मजदूर उस स्तर का जानकार हो, उसका शैक्षणिक स्तर उतना हो, जो उस कार्य के लिए जो अर्हता है वो निश्चित होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि वो डिप्लोमा भी नहीं है, वो ITI भी नहीं है, वो इंजीनियर भी नहीं है और ऐसे कामों में जाता है जहां जान माल की सुरक्षा का भय होता है, एक तो लाखों करोड़ों रुपए का संयंत्र का जो मशीनरीज है उनका नुकसान होता है और मानवीय जीवन का नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता है कि सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए कि वो सरकार पर दबाव बनाए या जहां भी उपयुक्त सदन है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा में, इस बात की मांग करें। आप कॉस्ट कटिंग के लिए, आप लाभ कमाने की दृष्टि से आप कितने लाख लोगों के जीवन को आपने संकट में डाल के रखा हुआ है। कब कौन सी दुर्घटना घट जाए और किस काम के लिए किस शैक्षणिक अर्हता का व्यक्ति निश्चित किया जाए, इसके लिए कोई ठोस नियम राज्य केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आप और क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कारखानों में जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए चूंकि जो कारखाने की अलग अलग श्रेणी होती है उसके अनुसार कारखाने की श्रेणी ये होती है तो कारखाने का किस तरह का जो हजार्डस श्रेणी का कारखाना है या नॉन हजार्डस श्रेणी का कारखाना है, कारखानों में कितने श्रमिकों का नियोजन है, इस बात पर भी निर्भर करता है। जो बड़े कारखाने होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, उनमें जहाँ पर सामान्य श्रेणी के जो कारखाने होते हैं जहां पर 1000 श्रमिक नियोजित रहते हैं सामान्यतया, तो वहां पर सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्त करना भी कारखाना प्रबंधन का दायित्व होता है। इसके अलावा जो कारखाने हजार्डस श्रेणी के होते हैं, जहां पर केमिकल यूज होते हैं, इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार 29 तरह की श्रेणियां हैं जो हजार्डस श्रेणी के कारखाने में रखे गए हैं। तो उनमें 500 श्रमिक होने पर या उससे कम श्रमिक होने पर भी सुरक्षा अधिकारी को कारखाना प्रबंधन को नियुक्त करना होता है। और सुरक्षा अधिकारी की योग्यता क्या हो, कितना अनुभव होना चाहिए, इसके नियम कारखाना अधिनियम में पहले से हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे सभी कारखानों में योग्यताधारी सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी कारखाना प्रबंधन के माध्यम से कारखाने में ही नियुक्त रहता है, जो 24 घंटे जो होने वाले काम के लिए वो उत्तरदायी होता है, जहां पर उसे श्रमिकों को प्रशिक्षण देना होता है और वहां पर कारखानों का निरीक्षण भी करना होता है। तो इसके माध्यम से भी काफी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा है उसके अधिकारी ऐसे कारखानों का निरीक्षण करते हैं। तो वर्तमान में जब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू हुई है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तब से चेक लिस्ट के माध्यम से औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों को कारखाने में निरीक्षण करना होता है। तो वो जो औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी कारखानों में निरीक्षण करते हैं चेक लिस्ट के माध्यम से, चेक लिस्ट पूरी कंप्रिहेंसिव इस तरह की होनी चाहिए, शासन ये अपने निर्धारित कर सकती है और उस चेक लिस्ट के अनुसार कारखाने का निरीक्षण होना चाहिए और चेक लिस्ट के अनुसार कंप्लायंस किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाना चाहिए।
उसके माध्यम से भी एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और गुणवत्ता भी आएगी निरीक्षण में, ताकि ये खाना पूरी तरह सिर्फ ना हो कि औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कारखाने में गए, उन्होंने एक इंस्पेक्शन किया और कारखाना प्रबंधन जवाब दे दिया और तीसरी हो गई। एक विषय और आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये संयोग है कि दुर्घटना ये आज हुई, ये संयोग कही है, दुर्योग कही है। आज से 4-5 दिन पूर्व ही मेरे मित्र हैं, बड़े करीबी मित्र हैं, राकेश किचरिया, इंडस्ट्रियल ऑडिट का काम है उनका, और 5-6 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई तो भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑडिट के लिए गए थे और उन्होंने बताया कि जो स्थिति वहाँ मशीनरीज की है वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है कि वो आज की तिथि में काम कर सकें, और काफ़ी उसमें संयंत्र प्रबंधन जो है वो मिन्नतें करने में लगा हुआ था कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट बना दीजिए, और उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं एक ये जानना चाहूँगा कि खासकर ऐसे जैसे कि हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र जो 50 के दशक में जो स्थापित हुआ था, ऐसी मशीनरीज जो 40-50 सालों से यहाँ काम कर रही हैं और जो काम करने के लायक नहीं रह गई हैं, इनको बदलना क्या इतना जटिल काम है जो संयंत्र प्रबंधन बार बार इससे बचना चाहता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कारखाना अधिनियम 1948 में ये भी एक प्रावधान है कि कारखानों में जिस तरह से जो लिफ्टिंग मशीन्स, प्रेशर वेसल और का उपयोग होता है, उनका प्रतिवर्ष परीक्षण कराना होता है और परीक्षण के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन नियुक्त होते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन की योग्यता निर्धारित की गई है, वो मोस्टली वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास 10, 15, 20 साल का अनुभव होता है, जिसके आधार पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ उनको कॉम्पिटेंट पर्सन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं और ये कारखाने में जा करके वो उन उपकरणों का परीक्षण करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देते हैं, कारखाना प्रबंधन को उपलब्ध कराते हैं और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकारी भी उसका सत्यापन करते हैं। इसके अलावा जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, निश्चित रूप से भिलाई स्टील प्लांट बहुत पुराना स्टील प्लांट है और बहुत से विभाग, बहुत से मशीनरी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और बीच बीच में जो वहाँ रखरखाव किया जाता है तो वो इस स्तर का नहीं होता है, क्योंकि आप अगर एग्जिस्टिंग प्लांट में कोई रिनोवेशन करते भी हैं तो उसका स्थायित्व इस लेवल पे नहीं हो सकता या हो पाता है, क्योंकि आपको वहाँ जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार ही कर सकते हैं, तो वो पूरी तरह संभव नहीं है। तो भिलाई स्टील प्लांट में कई जगह काफ़ी विस्तार भी किया गया है, कुछ एक्सपांशन में किया गया है, कुछ प्लांट को बंद भी किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र का काम है और एक साथ करना संभव नहीं है, तो आप देखते भी होंगे कभी कभी कहीं पे गैलरी गिर जाती है, कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है, तो ये भी वहाँ आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस परिस्थिति को भी रोकने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में एक बहुत ही बेहतरीन प्रावधान है, जिसके तहत औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी जब निरीक्षण करने जाते हैं और उनको यदि किसी मशीन में, कोई स्ट्रक्चर में ऐसा नजर आता है कि ये इसका उपयोग करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है या यहाँ काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे स्थान को, ऐसे मशीन को, ऐसे बिल्डिंग्स को उपयोग न करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर सकते हैं और तब कारखाना प्रबंधन बाध्य हो जाता है कि उसका उपयोग नहीं करेगा, या औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के जो अधिकारी जाते हैं उनको ये आदेश दे सकते हैं कि आप जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन है, उससे परीक्षण करा करके स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं, जिससे सुनिश्चित किया सके कि उसमें स्थायित्व है, सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए इसको व्यवस्थित रूप से चला सकने के प्रावधान तो हैं, लेकिन उसका पालन किस स्तर पर हो सकता है वो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का लबोलुआब ये निकलता है कि नियम तो हैं, लेकिन उन नियमों का पालन कितना हो रहा है ये विचारणीय विषय है। नियम जो है वो पर्याप्त नहीं है, ये भी तय बात है, नियम है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो आने वाले समय में आवश्यकता है कि औद्योगिक सुरक्षा के लिए ठोस नियम बने और उन ठोस नियमों का ठोस तरीके से अनुपालन हो। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों को जागना होगा और विधानसभा में और लोकसभा में, राज्य में और केंद्र के दोनों ही प्रावधानों में सख्ती लाने के लिए नए नियम बनाने होंगे। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि सचेत होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से नए कानून का लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। उत्तिष्ठ भारत।